ऑलराइट, सो अब जो है वो हम देखने लगे हैं मॉड्यूल 10। पिछला वाला जो था मॉड्यूल 9, दैट वाज अबाउट रूटीन रिक्वेस्ट और पॉजिटिव और न्यूट्रल रिक्वेस्ट। एज सेड के ये आपने जो है वो फॉर्मेट यूज करना है। जो पार्ट्स बताए थे एंड टाइप्स बताई थी वो रूटीन रिक्वेस्ट की। अब हम देखने लगे हैं नेगेटिव मैसेजेस। ठीक है, नेगेटिव मैसेजेस वेयर यू आर गोइंग टू गिव इंफॉर्मेशन टू समबडी, जो कि एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन है विच कैन कॉज हर्ट समबडी, और उनके लिए इट कम्स एज नेगेटिव न्यूज। ठीक है, बैड न्यूज, अ सैड न्यूज। तो ये जब आप देने लगेंगे तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया था कि द बिजनेस एटिकेट्स डिमांड कि आप लोग जो है वो हमेशा इंफॉर्मेशन को इन अ कंसिडरेट वे जो है वो कम्युनिकेट करें, अगर आपने इस किस्म की करनी होती है इंफॉर्मेशन विच इज अ नेगेटिव इंफॉर्मेशन। तो अब जहां तक नेगेटिव मैसेजेस का ताल्लुक है, इसके भी तीन टाइप्स हम अब स्टडी करेंगे। एक है सेइंग नो टू अ रूटीन रिक्वेस्ट, दूसरा है शेयरिंग अनप्लेजेंट और अनवेलकम इंफॉर्मेशन, और तीसरी चीज है इशूइंग अ पब्लिक अपॉलजी। ठीक है, ये तीन इसके टाइप्स हो गए। ये तीनों में आपको नेगेटिव मैसेज जो है वो लिखना पड़ता है। कब? जबकि आप एक रिक्वेस्ट को नो कह रहे हो, जब आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो जो कि अनप्लेजेंट या अनवेलकम है, या एक पब्लिक अपॉलजी हो। पब्लिक अपॉलजी की एक कंपनी से कोई कोई इस किस्म की एक्टिविटी वहां पे हुई है विच हैज हर्ट द पब्लिक इन जनरल, तो भी कई दफा, रेयर केसेस में, लेकिन पब्लिक अपॉलजीज लिखी जाती है। इसकी भी डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब इन तीन सर्कमस्टेंसेस में नेगेटिव मैसेज लिखा जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव मैसेजेस के गोल्स। अब पहली बात नेगेटिव मैसेज की ये है, द रीजन, गोल्स और 5 रीजंस जो है नेगेटिव मैसेज के होंगे। ये तो गोल्स हैं, यानी कि जब आप नेगेटिव मैसेजेस लिख रहे हैं तो आप किस लिए, उसमें से आप चाहते क्या हैं। ठीक है, सो दीज आर द 5 गोल्स। सो व्हेन यू आर राइटिंग अ नेगेटिव मैसेज, रिमेंबर, एक तो नेगेटिव मैसेज में आप जेन्युइनली भी बैड न्यूज, चाहे गुड हो या बैड हो, भाई देनी तो होती है ना। तो बैड न्यूज देनी तो है, लेकिन इस तरीके से देनी है कि रिसीवर उसको इजीली एक्सेप्ट कर ले। दूसरी बात कि आप रिसीवर की गुडविल को लूज ना करें। ठीक है, ये फिर एक और बात ये कि आपकी कंपनी का इमेज मेंटेन रहे। जिसको आप रिफ्यूज कर रहे होते हो वो आपकी कंपनी के बारे में आगे से बुरी बात ना करे। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करे ना, इस किस्म का लेटर लिखें कि अगर वो आपसे नाराज है भी, पहले तो कोशिश करें कि उसे कम से कम नाराज करें। सो मेंटेन द गुडविल। और अगर नाराज हो भी गया है तो फिर वो आपकी कंपनी के बारे में बुरी बात ना कहे। इसको कहते हैं मेंटेनिंग द गुड इमेज ऑफ द कंपनी। और फाइनली ये कि मतलब एक जलती हुई आग के ऊपर पानी डालना है और मिट्टी पाओ वाला, you just quench the fire and then move forward। तो मतलब आग को बुझाएं, मिट्टी पाओ एंड आगे जाओ। तो ये लिखा हुआ है यहाँ बेसिकली कि अगर आग लगी हो तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दें और आप आगे चले जाएं। सो एक फॉरवर्ड विजन भी देना कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक ऐसी हो गई है, अनफॉर्चुनेट कोई बात हो गई है, उसको आप भुलाएं और आगे जाएं। अपनी रिलेशनशिप को अपने क्लाइंट के साथ इवन नेगेटिव इंफॉर्मेशन में देने के बावजूद आपने अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है, ताकि गुडविल भी रहे, इमेज भी रहे, और फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये टाइप्स देख लें और यहाँ से गोल्स देख लें। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू राइट देम डाउन इन योर रजिस्टर। आई कैन आस्क इन द फाइनल एग्जाम एज वेल, रजिस्टर में जरूर। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपके रूटीन रिक्वेस्ट है, दे ऑलवेज यूज द डायरेक्ट मेथड। बट ये जो होते हैं messages which are negative messages, they can use both the direct approach as well as the indirect approach. They can use both. Negative messages can use both approach. Now the question is, in
what is each approach and in which case to use which approach। ठीक है, ये अब डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। ये दोनों चीजें इसमें नजर आ जाती हैं कि हर अप्रोच है क्या, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच नेगेटिव मैसेजेस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये बता रहा है आपको फ्लो चार्ट कि आपने किस केस में कौन सा वाला अप्रोच यूज करनी है। तो लेट मी, मैं इसको आपको बड़ा करके भी दिखा देती हूँ ताकि हमें पता चले। जो डायरेक्ट अप्रोच है ऑफ राइटिंग नेगेटिव लेटर्स, उसके ये 4 पॉइंट्स होते हैं। इट ओपन्स विद द नेगेटिव व्यू, इट गिव्स रीजन फॉर द, देखिए जो नेगेटिव बात है जब आप उसको पहले ही पैराग्राफ में लिख दोगे तो उसको हम डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं। फिर आप उसकी रीजनिंग दोगे और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दोगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा उसके रीजंस, जस्टिफिकेशंस और कोई ना कोई ऐसी चीज जिसको हम सिल्वर लाइनिंग कहते हैं, यानी किसी भी चीज का कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर नजर आता है तो वो सारा आप देने की कोशिश करेंगे। और आखिर में आप उसको क्लोज करेंगे और रिस्पेक्टिवली क्लोज करेंगे। तो जब आप नेगेटिव न्यूज को पहले ही पैराग्राफ में डाल दोगे उसको डायरेक्ट अप्रोच कहेंगे। एक तरीका नेगेटिव मैसेजेस को लिखने का ये है। दूसरे तरीके को हम कहते हैं दी इनडायरेक्ट अप्रोच। अच्छा, इनडायरेक्ट अप्रोच में आप नेगेटिव मैसेज पहले पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। ये बाय द वे वर्ड अगर नहीं आपसे पढ़ा जा रहा तो ये है बफर, BUFFER। तो देखो, जो इनडायरेक्ट अप्रोच है, ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। इनडायरेक्ट अप्रोच में आप यू विल नॉट स्टार्ट विद द बैड न्यूज, यू विल स्टार्ट विद अ बफर जनरल स्टेटमेंट अबाउट द वट एवर यू आर गोइंग टू से, उसके बारे में एक जनरल स्टेटमेंट, उसको बफर स्टेटमेंट कहा जाता है। वो उससे आप शुरू करोगे, उसके बाद आप उसके रीजंस दोगे, फिर तीसरे पैराग्राफ में जाके कहीं आप नेगेटिव न्यूज भी दोगे, लेकिन शुरू में नहीं दोगे। अब अगेन ये देख लो, ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट अप्रोच में नेगेटिव न्यूज नहीं दी जाती, लेकिन पहले पैराग्राफ में नहीं बल्कि तीसरे पैराग्राफ में दी जाती है। उसके बाद फिर आप फर्दर उसके और जो है वो रीजनिंग दोगे, और कोई अगेन जैसे मैं कह रही हूँ कि कोई सिल्वर लाइनिंग, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि आपका जो रिसीवर है, आपकी जो ऑडियंस है, उसको कुछ दिलासा हो जाए, वो एक फ्यूचर की तरफ देखे, उस तरह की बात करेंगे। और फिर आप एक रिस्पेक्टफुल नोट उसके ऊपर क्लोज करेंगे जहां पे आप हेल्पफुल एटीट्यूड दिखाएंगे। तो दोनों में फर्क क्या हो गया कि डायरेक्ट अप्रोच में आप नेगेटिव बात शुरू में ही कर दोगे, इनडायरेक्ट अप्रोच में आप नेगेटिव बात शुरू में नहीं करोगे बल्कि तीसरे के पैराग्राफ में लिखोगे। अब कौन से केस में कौन सी अप्रोच यूज करनी है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको ये जो फ्लो चार्ट है, इस डायग्राम को आपने वर्ड टू वर्ड इसी तरीके से बनाना है। और अगर मैंने आपको ये सवाल दे दिया इन विच केस शुड यू यूज विच अप्रोच, तो आपको ये डायग्राम, आई वुड एक्सपेक्ट कि ये आप डायग्राम पेपर में बनाओगे। ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम बता क्या रहा है आपको? ये डायग्राम बता रहा है कि अगर आप डायरेक्ट अप्रोच यूज करोगे, या तो कोई इमरजेंसी हो, या आप किसी का रिसीवर का अटेंशन इधर उधर हो रहा है और सबसे पहले आप उसका अटेंशन लेना चाहो, या आपको पता हो कि कुछ इस किस्म का कल्चरल प्रेफरेंस है कि वो दे आर डायरेक्ट पीपल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यूजुअली ये कहा जाता है कि the Dutch people who live in the Netherlands, who come from the Netherlands, they're very direct. So, a person from that country, उसको तो आप direct approach भी use करेंगे. We know that most of them, they like the direct approach. वो indirect approach को पसंद नहीं करते. तो उस केस में भी आप डायरेक्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं। और फाइनली फिर आप ये डिसाइड करोगे कि जो बात आप करने लगे हो वो ऑडियंस के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू देम। अगर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो डायरेक्ट अप्रोच यूज कर लो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें वो हाईली इन्वॉल्व हैं, जब वो हाईली इन्वॉल्व है, अगर वो इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा वो उसमें हाईली इन्वॉल्व है, तो आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करोगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट अप्रोच ही यूज करेंगे। दिस इज व्हाट दिस डायग्राम इज टेलिंग यू।
You will use direct approach whenever there's an emergency. You want to get somebody's attention. You know that the person you're talking to comes from a culture where they like directness, or you think that the issue being, जिसमें आप refusal कर रहे हो इतनी बड़ी बात नहीं है कुछ। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं ये बात वाकई बहुत इम्पोर्टेंट इशू है किसी और के लिए, उसने उसके हिसाब से जो है वो एडजस्टमेंट्स की हुई हैं और उसको शॉक लगेगा और इसी तरह उसकी हाई इन्वॉल्वमेंट होगी, तो आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करोगे जहां बैड न्यूज आप तीसरे पैराग्राफ में दोगे। अच्छा जी, अब इसकी एग्जाम्पल भी है एक यहाँ पे गिवन। ये देखिए, ये वो एग्जाम्पल है कि आपने कौन कहाँ पे वो एक लो इन्वॉल्वमेंट है और ये कहाँ पे एक हाई इन्वॉल्वमेंट है, दोनों का वो आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये बैड न्यूज दी जा रही है इन केस ऑफ उसकी थ्रू डायरेक्ट मेथड एंड थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। ये ईमेल के फॉर्म में भी हो सकता है, यूजुअली ये ईमेल के फॉर्म में ही होगा। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ उसकी बॉडी में जो चीजें लिखनी चाहिए वो उन्होंने मेंशन की हुई है, पूरी ईमेल नहीं की। मैं बिल्कुल हो सकता है कि आपसे ईमेल या लेटर लिखने को कहूँ, अगर मैं आपसे इस करीब तरीन कोई लेटर लिखने को कहूँ, तो याद रखना बिल्कुल जैसे मैंने मॉड्यूल 9 में सिखाया था, उसको खोल के प्लीज दोबारा से देख लो कि ईमेल में आपने टू, फ्रॉम, ईमेल्स, फिर सब्जेक्ट, डेट देने की जरूरत नहीं होती, सैल्यूटेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पैराग्राफ, बॉडी, बॉडी तो सारी इन्होंने यहाँ बताई भी है। फिर आपने उसका एंड किस तरह करना है, और फिर एंड में जो आपका सेंडर है उसका नेम और कंप्लीट डेजिग्नेशन होता है। इसी तरह लेटर के अंदर स्टार्ट विद द एड्रेस, देन राइट द डेट्स, देन द रिसीवर्स एड्रेस, फिर आप उसमें एक यूजुअली फॉर्मल सैल्यूटेशन देते हो। फिर उसके बाद उसी तरह आप उसके पैराग्राफ्स बनाते हो और एंड में उसमें आप नेम लिखते हैं और सिग्नेचर होना जरूरी होता है। ठीक हो गया? तो वो आप मॉड्यूल 9 से देख लें। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये दिखाया हुआ है कि उसकी बॉडी में क्या चीज लिखनी चाहिए अगर आप एक नेगेटिव मैसेज लिख रहे हैं यूजिंग डायरेक्ट अप्रोच, या आप एक मैसेजेस लिख रहे हैं यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच। अब पहले केस में यहाँ पे कि बॉडी में क्या लिखना चाहिए कि ऐसे मेल एक्सक्यूज मी, ऐसे आपने लेटर में नेगेटिव लेटर जो लिखना है उसकी बॉडी में क्या कुछ लिखना चाहिए। ये एक इशू ऐसा है जो कि लो इन्वॉल्वमेंट इशू है, यानी कि बुरा तो लगेगा लेकिन बहुत बड़ा शॉक नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम लो इन्वॉल्वमेंट कह रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग बात नहीं है। हुआ क्या है कि हुआ ये है कि भाई ये एक कोई कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉयज को फ्री कॉफी देती, ठीक है ना, फ्री कॉफी देती थी। मतलब चाय पानी जो था, चाय का स्टेशन फ्री था, आप जितनी मर्जी जाके चाय बना लें। तो वहां पे तो प्रॉब्ली बिस्किट शिस्किट भी होते होंगे गॉड, लेकिन एनी ये उनके लिए एक बड़ी आसानी थी कि भाई फ्री की आप जितनी मर्जी कॉफी पी लो, या हमारे केस में कितनी मर्जी चाय पी लो, और ऑल ऑफ अ सडन अब वो कंपनी कहती है कि जी सॉरी हम आपको चाय नहीं पिला सकते। तो ये एक नेगेटिव सी तो बात है ना, नो डाउट, लेकिन कोई बहुत भी बड़ी बात नहीं है। आप किसी को ये तो नहीं ना कह रहे कि भाई आप एक काम कर रहे थे अब आप फारिग हैं, ये तो नहीं कह रहे, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो उसको प्रिएम्प्ट करते हुए उसका ख्याल है कि क्योंकि ये लो इन्वॉल्वमेंट है तो इसके अंदर डायरेक्ट अप्रोच जो है वो यूज हो सकती है। तो अगर आप डायरेक्ट अप्रोच जब यूज करोगे तो उसके अंदर आप सबसे ही पहले बैड न्यूज दे दोगे। देखो ना, ये लिखा है, ये बैड न्यूज। डायरेक्ट अप्रोच में क्या लिखा था? सबसे पहले बैड न्यूज उसने दे दी कि जी सॉरी हम कॉफी स्टेशन को हटाने लगे, ठीक है, सबसे पहले छुट्टा ही बता दी। फिर उसने उसको ये बताया, एक्सप्लेन किया है आगे। फिर आपने एक्सप्लेन दैट द चेंज इज पार्ट ऑफ द कंपनी, कि भाई हम जो है वो अगर ये ना करते और इस तरह की कॉस्ट कटिंग्स नहीं करेंगे तो सॉरी फिर हमें आपकी सैलरीज कम करनी पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पिंच करेगा। तो हम आपकी सैलरीज तो कम नहीं कर रहे हैं ना, बस ये इस किस्म का एक पर्क जो है वो कुछ दिन के लिए खत्म कर रहे हैं और इसी तरह की कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। और आगे भी फर्दर थ्रू आउट वो उसको कह रहा है कि जी कि फिर वो उसको ना मतलब सिल्वर लाइनिंग्स बता रहे हैं कि उसका उसके कुछ थोड़े बहुत सॉल्यूशंस बता रहे कि भाई अगर आपने कॉफी पीनी है तो कोई बात नहीं, कैफेटेरिया तो खुला ही है, वहां आप पे करके कॉफी पी सकते हो। दूसरा वो आपको ये भी बता रहे हैं कि भाई ठीक है आपके हर फ्लोर के ऊपर तो कॉफी ऑफर नहीं होगी, लेकिन स्टेयर्स के ऊपर नीचे जाएं, ये आपकी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो एक और वो उसकी अपनी तरफ से पॉजिटिव बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये भी एक एक अच्छी बात बता रहे हैं, रीअश्योर कर रहे हैं
कि भाई अगर हमारी कंपनी के पास हमारा हमारा जो कैश फ्लो है वो ठीक हो गया, हमारा रेवेन्यू हो गया, तो हम दोबारा से लगा लें। देखें, तो बैड न्यूज उन्होंने पहले दी थी, लेकिन फिर उसके वो कितने सारे रीजंस दे रहे हैं जहां पे वो आपको कोई पॉजिटिव बात बताने की कोशिश करे, और एंड में देखो क्या है, वो थैंक कर रहा है हर किसी को कि हमारी सेल्स को और कॉस्ट कट्स को बूस्ट करने के लिए आप हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड दैट इज अबाउट इट। और हम ये मसला जो है इसको कोशिश करेंगे कि दोबारा से ये आपको फैसिलिटी दें। लेकिन बैड न्यूज सबसे पहले दे दी थी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट अप्रोच करें। इस साइड पे आओ, इस साइड पे वो आपको दिखा रहे हैं हाउ एन इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है ना। तो आ, देखें, अगेन नेगेटिव मैसेजेस में दोबारा से बता दूं, जो सो रहे हैं प्लीज जाग जाएं। नेगेटिव मैसेजेस में आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, इनडायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट तब यूज करोगे जब कोई बहुत बड़ा शॉक ना हो या लो इन्वॉल्वमेंट हो। इनडायरेक्ट तब यूज करोगे जब आपको आपकी हाई इन्वॉल्वमेंट हो, बहुत बड़ा शॉक लगने वाला हो अगले को, तो फिर आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करोगे। अब वो ये बता रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन कोई प्रोजेक्ट था, एक कंपनी है जो कि कोई ट्राइटन प्रोजेक्ट लगाने लगी थी, गॉड नोज इसके अंदर क्या था, लेकिन जो भी था तो लोगों ने इसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट की थी कोई नई प्रोडक्ट बनाने में, और खास तौर पे अमेरिका जैसे मुल्क में तो फिर लोग अपनी जिंदगी का कई कई साल उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगा देते हैं, और उनको बहुत ज्यादा ऑब्वियसली उनके लिए ये शॉक होगा कि प्रोडक्ट जब बना ली तो ऑल ऑफ अ सडन कंपनी ने कहा सॉरी जी, हम तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फौरी के फौरी बंद करने लगे। तो लोगों की साल हर साल की मेहनत जो है वो उनको डूबती हुई नजर आएगी ना, तो इसलिए जाहिर है उसमें उनकी हाई इन्वॉल्वमेंट होगी, ज्यादा बड़ा शॉक लगेगा। तो इस शॉक को कम करने के लिए इनडायरेक्ट अप्रोच है। अब इनडायरेक्ट अप्रोच में मैंने आपको बताया था पहले भी, ये बफर स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट होता है, उससे शुरू होता है, शुरू में ही बैड न्यूज नहीं दे दी जाती। वो फिर आप सेकंड या थर्ड पैराग्राफ, थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ में देंगे। अब इसको देखो, बता रहे वो कंपनी के बारे में, वो कहता है कि ऐसी अगर आपने ईमेल लिखनी है तो सबसे पहले आप ऐसे ही बताएं कि जी कंपनी स्ट्रैटेजी, हम अपनी कंपनी के रिकॉर्ड्स और कॉस्ट को हर प्रोडक्ट के लिए जो है वो दोबारा से रिव्यू करें। ठीक है, बैड न्यूज तो नहीं ना दी कि आपका प्रोजेक्ट बंद हो रहा है, अभी नहीं दी। तो पहले वो कहता है कि जी हम तो इस तरह का रिव्यू, कॉस्ट वाइज रिव्यू हम कॉन्स्टेंटली करते हैं। एक जनरल सा स्टेटमेंट दे दिया, इसको बफर कहा। फिर उसने क्या बताया कि देखिए ना, इन्फ्लेशन हो गई है और जो मटेरियल की कॉस्ट थी, प्रोडक्ट मटेरियल की कॉस्ट वो ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गई हैं। और दूसरा ये कि एक और जो कंपेटिटर आ गया है जो कि ये ट्राइटन का जो प्रोडक्ट हमने डेवलप की थी, इससे इसी तरह की एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है और कम कीमत पे लेके आ रहा है, तो ये मसला है। अभी तक देख लो कि उसने एक बफर स्टेटमेंट दिया, जनरल स्टेटमेंट दिया, और फिर वो कुछ रीजनिंग दे रहा है उसके बाद। ऐसा नहीं है कि बैड न्यूज नहीं देनी होती, बैड न्यूज देनी होती है, सिर्फ शुरू में नहीं देनी होती, इसलिए इसको डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं। अब उसने बैड न्यूज दे दी है, तो अब इन रीजंस की वजह से हम हमारा ख्याल है कि जो आप प्रोजेक्ट और जो आपने प्रोडक्ट बनाई है वो इस वक्त एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है, एंड देयर फॉर वी आर गोइंग टू कैंसल द प्रोजेक्ट इमीडिएटली। इंफॉर्मेशन, बुरी इंफॉर्मेशन उसने दे दी है, ठीक है। हाँ, उ, उसके बाद शॉक लगाने के बाद फिर वो ये भी बात बता देते हैं कि हाँ अलबत्ता जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट डेवलप की थी उनको हम रिटेन करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो अपनी जॉब से उनको निकाल दिया जाए। कई दफा ये भी कहा जाता है, आपको कई दफा लेटर्स इस किस्म के लिखने होते हैं कि भाई यू आर आउट ऑफ अ जॉब राइट नाउ, लेकिन इनके इसके केस में ऐसा नहीं। हैविंग सेड दैट, किसी ने अपने 2-3 साल एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगाए हों और एफर्ट की हो, और जाहिर है अमेरिका में तो इस किस्म के लोगों की दे कुड हैव वर्कड समवेयर एल्स एंड मेड अ प्रोडक्ट जो कि वो दूसरी कंपनी जो है वो उसको करती, मतलब लॉन्च कर देती। इस कंपनी ने पहले देखे, जो ऐसे लोग जो नई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं ना वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट। अच्छा ठीक है जवेरिया, मैंने आपका सवाल पढ़ लिया है। मैं इसको दोबारा से बताती हूँ, यहाँ समझा ये रही हूँ आपको कि वो बस इस तरह करते, देखो बफर स्टेटमेंट हुआ, देखो दोबारा बता दी। ओके थैंक्स। अच्छा देखो, मसला ये है, बैड न्यूज ये है, आपका प्रोजेक्ट कैंसल हो रहा है
अभी के अभी, ये है बैड न्यूज। ठीक है। जब आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करोगे तो ये बैड न्यूज के भाई, ये जो तुम्हारा ट्राइटन प्रोजेक्ट था, ये अभी के अभी क्लोज डाउन हो रहा है। ये आप पहले पैराग्राफ में नहीं देते, और लिखते क्या है, ये लिखते हैं एक जनरल सा बात कर देते हैं। अब यहाँ पे वो जो बात वो रिकमेंड कर रहा है कि आप इन दिस केस कंपनी को याद कराएं, सब लोगों को जिनको ये ईमेल जा रहा है उनको याद कराएं कि भाई हमारी कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को देख के सारी नई प्रोडक्ट्स को इवेलुएट करती है कि वो फीजिबल हैं या नहीं। तो उसने पहले जुमले में नेगेटिव न्यूज नहीं, एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया है ना, जी हमारी ये कंपनी पॉलिसी। तो कंपनी पॉलिसी के बारे में एक जनरल सा स्टेटमेंट एक बफर स्टेटमेंट होता है। ठीक है। कंपनी पॉलिसी के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट बफर स्टेटमेंट होता है। वो आपको ये नहीं बता रहे होते, ये नहीं आप बैड न्यूज नहीं दे रहे। ये देखो बैड न्यूज यहाँ पे भी है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ में वो बैड न्यूज इवेंचुअली ब्रेक करते हैं कुछ एक्सप्लेनेशंस देने के, एक बफर स्टेटमेंट और कुछ एक्सप्लेनेशंस देने के बाद उन्होंने ये क्लियरली वो रिकमेंड कर रहे हैं कि हमने जो बात की है उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं लगता, हम इसको फौरी के फौरी कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे बफर स्टेटमेंट उसने एक जनरल बात की है कि हम सिर्फ ये ट्राइटन, हम जो है ये सारी प्रोडक्ट्स के बारे में उनको इवेलुएट करते रहते हैं कि भाई उनको मार्केट में लाने का कोई फायदा भी है कि नहीं। ऑफ कोर्स इस प्रोडक्ट को बनाने में जिन लोगों ने अपने अनथक मेहनत की है, के लिए तो ये बहुत बड़ा शौक है ना कि इतनी हमने अनथक मेहनत की, तब नहीं याद आया था आप लोगों को कि भाई ये प्रोडक्ट तो प्रॉफिटेबल नहीं होगी। वो कहते हैं कि जी आपने ठीक है प्रोडक्ट तो बना ली है, लेकिन एक तो ये कि अब कॉस्ट ज्यादा हो गई हैं और कंपेटिटर आ गया है, तो सॉरी हमें लगता है कि आपका प्रॉफिट, ये तीसरे में आप बता रहा है, और हाई इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको बता दिया। तो जवेरी आपका जो सवाल था, आई होप दैट इज आंसर्ड, that what a buffer statement is when you're making a general statement about the policy of the company and you're not really giving the bad news directly, which you are you have to give it, but you can do it in the fourth or the fifth paragraph, like as suggested over here. If you're writing an email, you give it in the fourth and the fifth paragraph, but you have to give it, not that you avoid it, but you give it, but you start with a buffer statement where you give a general statement about the company policy, and then respectably close karenge ke we are not letting you go, and again एंड में अगेन वो उनकी जो भी एफर्ट्स है उसके लिए आपको थैंक करना चाहिए, थैंक ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द ट्राइटन टीम फॉर देयर कमिटमेंट एफर्ट्स, emphasize the strong prospect for the company's new products के जी आगे जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है वो हम ज्यादा बेहतर तरीके से हम उसको यूज करेंगे। ठीक है जी। अब ये एक एग्जाम्पल है लो इन्वॉल्वमेंट, और अगेन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये उन्होंने बताया है कि क्या क्या आपको बॉडी में लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको ईमेल या लेटर के स्टाइल में नहीं लिखा। अगर मैं आपको इम्तिहान में दूंगी तो मैं आपको कहूंगी कि लेटर या ईमेल के स्टाइल में लिखें, और ईमेल और लेटर जो है वो मैंने मॉड्यूल 9 में आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। ये भी मैंने आपको बताया, दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि किस कब डायरेक्ट और कब इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करते हैं। अच्छा जी, एक बात ये भी देख ले कि जब आप इस किस्म के लेटर्स ड्राफ्ट करें तो आप नेगेटिव फ्रेजिंग से बचें। ठीक है, नेगेटिव फ्रेजिंग से बचें। ये पहले भी मैं आपको कंसिडरेशन एंड कर्टसी में करवा चुकी हूँ, जब हम मॉड्यूल 7 और 8 में 7 C's कर रहे थे, उस वक्त भी ये चीज बताई थी। यहाँ दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी नेगेटिव लेटर लिखें उसका चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आपने हमेशा नेगेटिव फ्रेजिंग को अवॉइड करना है और रिप्लेस करना है विद पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, योर रिक्वेस्ट डजंट मेक एनी सेंस। अब ये तो आप यही कह रहे हैं ना, नॉनसेंस ही बात आपने की, ऐसे नहीं लिखना चाहिए लेटर में, लिखना चाहिए प्लीज क्लैरिफाई योर रिक्वेस्ट। सिमिलरली, द डैमेज वोंट बी फिक्स्ड विद इन, अब ये वोंट इतना ओपनली कह दिया, वोंट बी फिक्स्ड फॉर अ वीक, व्हाट अ नेगेटिव मैसेज टू देम। आराम से आप कह सकते हैं वी विल रिपेयर इट विद इन द नेक्स्ट वीक। नाइस, सेम थिंग बट सेड इन अ पॉजिटिव टोन।
इसी तरह ऑल्दो इट वाजंट आवर फॉल्ट, देयर विल बी एन अनअवॉइडेबल डिले इन योर ऑर्डर। अब अगेन वो ये कि ये तो हमारी गलती थी ही नहीं। अब ये जरूरत, क्या जरूरत है टू रब इट इन somebody's फेस कि आप फजूल का कंप्लेंट कर रहे हैं, हमें तो, इसमें हमारा तो कोई मसला नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप क्लाइंट को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि अच्छा जी ये मसला आ गया, एक्चुअली हमारी जो थी वो कोई शिपमेंट को डिले हो गई थी, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर हम आपका मसला हल कर देंगे। भी कब तक हल कर देंगे? ठीक है ना, बजाय ये कि कहने के कि हमारा, हमने तो कोई गलती नहीं की। ठीक है ना, ये तो नहीं सुनना चाहता ना क्लाइंट। क्लाइंट क्या सुनना चाहता है कि हाँ जी ये हमारे लिए एक छोटा सा मसला आ गया था हमारे सप्लायर एंड पे, लेकिन मसला हम आपका 10 दिन में हल कर देंगे। यही चीज पॉजिटिवली लिखनी है जिसमें क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए। याद रखें 5 गोल्स मैं शुरू में ही आपको बता चुकी हूँ। आपने इस तरह नहीं लिखना कि आप क्लाइंट को लूज करो या आपका इमेज खराब हो, और इसलिए आप कभी हमेशा कंसिडरेशन एंड कर्टेसी से लिखोगे। यू आर क्लियरली डिससेटिस्फाइड, आप देखें कि यू आर डिससेटिस्फाइड, यू आर ब्लेमिंग द क्लाइंट, नहीं, यू डोंट डू दैट। तो आप कह दें कि जी वी आर सॉरी दैट योर द प्रोडक्ट डिड नॉट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो यू नो आप चलें, आप कुछ ना कुछ रिकग्नाइज कर लें और उनको, उनके साथ सिंपथाइज कर लें। शॉक टू लर्न दैट यू आर अनहैप्पी, आप देखें ना। तो ये तो कोई तरीका नहीं। आप इसको लिखेंगे थैंक यू फॉर शेयरिंग योर कंसर्न अबाउट आवर शॉपिंग एक्सपीरियंस। अब इसको पढ़ के देखो, इसको पढ़ के देखो, इसमें एक पॉजिटिविटी क्लियरली नजर आती है। देन क्लोज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अभी आप क्लाइंट को कह दो ये तो गलत कह रहे हो आप, पार्टनर को कह दो दैट्स टोटली रॉन्ग। नहीं, आप उसको बताओ ना करना क्या है। प्लीज वेरीफाई दैट क्लोज स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड अ करेक्ट कॉपी कि भाई ये सोल्यूशन निकाल दें, बजाय उसको ब्लेम करने के आप उसको सोल्यूशन बता दो। जैसे सोल्यूशन बताओगे ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन एंड कर्टेसी में आ जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव फ्रेजिंग को इस तरह अवॉइड करके पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स बना सकें बाय यूजिंग कंसिडरेशन एंड कर्टेसी। और जिस किस्म का भी आप लिखेंगे नेगेटिव मैसेज, उसके अंदर आपने ये पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स चूज करने हैं। कहीं भी ब्लेम नहीं करना अपने कस्टमर को, अपने पार्टनर को, जिसको भी आप लिख रहे हैं। एज अ प्रोफेशनल you should try your utmost to show consideration and courtesy and not frustration or anger ever, especially when you are writing, you're giving something in writing. Always base it on consideration and courtesy and never on anger and frustration. ऑल राइट, अब इसकी बात ये आ जाती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच में आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी एक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल वो आपको दे रहा है कि रूटीन रिक्वेस्ट को किस तरीके से जो है वो रिफ्यूज किया गया, और अगेन इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू एक लेटर लिखा गया। मसला क्या था यहाँ पे? मसला ये था कि ये जो मे ही कौन है, ये पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर है इन्फोटेक की। यहाँ लेटर लिखा जा रहा है, राइट? एक लेटर में दोबारा देख लो, ये सिंसियरली जरूर होता है। देखो उसका सिग्नेचर जरूर होगा, सिग्नेचर के बगैर लेटर कंप्लीट नहीं होता। तीसरी चीज, उसमें डेट होनी चाहिए, डेट मौजूद है। अच्छा, फिर क्या है कि इसने ये अब लिख रही है अपने लेटर हेड के ऊपर। ठीक है, ये लेटर हेड क्यों, ये देखो ना इसका लोगो बना हुआ है, ये प्रोबेबली अपने लेटर हेड के ऊपर लिख रही है, इसलिए इसका एड्रेस सबसे पहले आ गया है। ठीक है, ये लेटर पे लिख रही है, इसका एड्रेस ऑलरेडी आ गया है, ये कंपनी लेटर हेड के ऊपर लिख रही है एड्रेस, जो इसका सेंडर का में ये कौन का एड्रेस ऑलरेडी यहाँ लिखा है। फिर क्योंकि ये लेटर है इसलिए इसमें एक डेट भी लिखी हुई है। ये सैंड्रा वोल्फोर्ड प्रेसिडेंट, ये जो पूरा एड्रेस है ये रिसीवर का एड्रेस है। ओके, अच्छा जी। और उसके बाद इसको ये बहुत ही, क्योंकि लेटर लिख रही है और बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो उसका सेकंड नेम यूज करेगी, डियर डॉक्टर वुल्फर्ड। ठीक है, तो ये अच्छी सी सैल्यूटेशन इसने यूज की है डियर डॉक्टर वुल्फर्ड के नाम से। अच्छा जी, अब आप आगे देखो कि ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। अब मसला मैं आपको बता दूं। मसला ये है कि जो है ना ये डॉक्टर जो सैंड्रा वुल्फोर्ड है, ये किसी कम्युनिटी कॉलेज की प्रेसिडेंट है। इसका मतलब कम्युनिटी कॉलेज वहाँ वो कॉलेजेस होते हैं जो कि एक एक एवरेज तबके के लिए कॉलेजेस होते हैं, मतलब दे आर फ्री।
ठीक है ना, वो कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, उनके बहुत ही थोड़े से रिसोर्सेज होते हैं, और वो कोशिश यही करते हैं कि वो अपने कम्युनिटी के जो दूसरी कंपनीज है जो, तो उनसे वो हेल्प भी मांगते रहते हैं, हर किस्म की हेल्प मांगते रहते हैं ये कम्युनिटी कॉलेजेस, ताकि वो अपनी कॉस्ट को भी मीट कर सकें और अपने स्टूडेंट्स का फायदा करा सकें। क्योंकि समझ लें हमारे, समझ लो जो बेचारे कॉलेजेस वगैरह होते हैं, एक सरकारी कॉलेज, उनमें ज्यादा पैसे तो नहीं होते, तो वहां पे जो उनकी जो है वो जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कोशिश करते हैं कि मुखैर हजरात के साथ और अच्छी बड़ी फर्म्स के साथ कांटेक्ट बनाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो इन कॉलेजेस को सपोर्ट करें, हर तरीके से सपोर्ट करें। अब उन्होंने ये कहा था इस कॉलेज ने कि जी हमें अपने उनके पास कोई ग्राउंड नहीं होगा ना, छोटी सी बिल्डिंग में खुला हुआ होगा, तो उन्होंने ये इन्फोटेक से कहा था कि आपका बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, प्लीज वो ग्राउंड हमें दे दें ताकि हम उसमें अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी कर सकें। अब ये जो खातून है ये उसको रिफ्यूज कर रही हैं, तो और उसको इनडायरेक्ट अप्रोच से यूज करी, क्योंकि जाहिर है कि ये प्रेसिडेंट साहिबा जो है डॉक्टर सैड्रा को बहुत बुरा लगेगा कि भाई यहाँ मैं नहीं कर सकती अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी, तो किधर जाऊं, उनके पास तो छोटी सी जगह है और बेचारे गरीब से उनके स्टूडेंट्स हैं, तो कहाँ लेके जाएंगे। तो उनको शौक लगेगा, क्योंकि उनको शौक लगेगा इसलिए वो इस लेटर में एक इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर रही है। कौन? मैं ये कौन? अच्छा, अब वो क्या कह रही है कि जी, अब देखो अगेन वो जवेरिया ने भी जो पूछा था, वो बफर स्टेटमेंट से चीज शुरू करेगी। द बफर इज द रेसिपिएंट इनटू द मैसेज बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग रिस्पेक्ट एंड रिकैपिंग द रिक्वेस्ट। अब वो क्या कहती है कि एज अ पॉलिसी इन्फोटेक हैज बीन हैप्पी टू सपोर्ट your community college in many ways over the years, and we appreciate the opportunities you and our organization provide to so many deserving students. Thank you for considering our grounds for your graduation ceremony on June 3rd. अब देखो उसने एक जनरल एक स्टेटमेंट दिया और उसने नेगेटिव बात नहीं की। जब नेगेटिव बात से शुरू नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इनडायरेक्ट अप्रोच करो। ठीक है, तो उसने एक जनरल पॉलिसी बताई कि एज अ पॉलिसी मेरी कंपनी आपके साथ हमेशा ताउन करती रही है, और शुक्रिया, आप लोग डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, आप भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हो ना, तो शुक्रिया, आप हमें इन्वॉल्व रखते हो और हम आपका साथ भी देते रहे। अब आप हमसे ये कह रहे हो कि ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए हमें ये जगह चाहिए। अच्छा जी, तो इसमें इसने नेगेटिव न्यूज, लेकिन सेकंड में उसने जो है ना वो अब उसने रीजंस दिए हैं क्यों वो ये नहीं दे सकती। वी वुड सर्टनली लाइक टू अकोमोडेट योर कॉलेज एज इंडिविजुअल्स, बट आवर कंट्री वाइड सेल्स मीटिंग विल बी हेल्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम। वो कहती है जी वो एक्चुअली क्लैश आ गया है उस जगह का, और अनफॉर्चुनेटली इसलिए हम आपको ये फैसिलिटी उस दौरान नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो सेकंड में उसने जो है वो बता भी दिया है, और ये थर्ड पैराग्राफ में वो आपसे वो ये बताती है कि जी हम आपको कोई और जगह कोशिश करेंगे कि हम कोई आपको और जगह अरेंज कर दें। सॉरी, आप, हमें पता है कि ये जगह आपको बहुत पसंद थी, आपने उसके लिए यू नो यू हैड मेड ऑल द डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर दिस प्लेस, बट वी कांट गिव इट टू यू नाउ क्योंकि वो क्लैश आ गया है हमारा। वो ये एग्जैक्टली बता रही है, और ये कि हम उनको हेल्प कर देंगे। अब एंड में वो दोबारा से इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप उसने मेंटेन रखनी है, गुडविल अपनी इस कंपनी के साथ, ऐसी बात नहीं है। तो वो इसलिए कहती है वी रिमेन फर्म इन आर कमिटमेंट टू यू प्रेसिडेंट वुडफोर्ड। वो उसको दोबारा से देखो सेकंड नेम से बुला रही है, तो सैंड्रा नहीं कह रही, इज्जत से बात कर रही है ना, और कहती है कि हम करते रहेंगे, और हम इनफैक्ट आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और इस तरीके की चीजें भी आपके कॉलेज के साथ करते रहेंगे, और आपको फुली सपोर्ट करेंगे। तो ये इसने इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हुए, और उसने एक उसको चीज को रिफ्यूज किया है। याद रखना ये मैं जो है, मैं जब आपसे लेटर लिखने को कहूंगी उसके अंदर फाइनल एग्जाम में अगर दिया तो उसमें मैं आपको सेंडर रिसीवर का नाम और मैं सिचुएशन, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन मैं आपको बताऊंगी। मैं देखूंगी कि उसमें आपने सिग्नेचर लिखे हुए हैं, डेट लिखी हुई है, एक कंपनी लेटर हेड के ऊपर बना रहे हो या एड्रेस लिखा हुआ है। इसी तरह मैं देखूंगी कि आपने पार्ट्स कंप्लीट किए हैं कि नहीं। इसी तरह इनडायरेक्ट में क्या आपने उसको एक बफर स्टेटमेंट से शुरू किया है कि नहीं, दूसरे में आपने उसके रीजन अच्छे बनाए हैं कि नहीं, फिर नेगेटिव न्यूज दे के और फाइनली प्रॉपरली क्लोज किया।
तो उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको कॉपी कर लेना अपने रजिस्टर के अंदर। ओके, अब बात आ जाती है एक मैंने कहा था ना, पब्लिक अपॉलॉजीज भी एक चीज होती है, ठीक है। और पब्लिक अपॉलॉजी जो होती है वो ये कि कंपनी से कोई गलती हो गई है तो आपने एक पब्लिक अपॉलॉजी देनी है। लेकिन जब इस तरह की पब्लिक अपॉलॉजीज देनी होती हैं तो याद रखें कि उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही केयरफुली उसको लिखना चाहिए। और अपॉलॉजी आए उस हिसाब से जिस हिसाब से मसला क्रिएट हुआ है, और उसमें रियल हो अपॉलॉजी, जल्दी, और सोशल मीडिया की एज में जल्दी दे दी जाए ताकि कम से कम कंपनी की रेपुटेशन का नुकसान हो। और ये कि किस सोर्स के थ्रू देनी है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। देखें, अब मैंने पब्लिक अपॉलॉजीज कभी कभी दी भी जाती हैं। शुरू में बाय द वे मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है। एक तो आपने सेइंग नो टू अ रिक्वेस्ट, शेयरिंग अनप्लेजेंट और अनवेलकम इंफॉर्मेशन, वो जैसे कि मैंने दिखाया आपको इन द केस ऑफ दैट लेटर which was given to the president of the community college, and finally a public apology, उसकी एग्जाम। ये भी एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताई हुई है, नेट पे से कॉपी किया था, और फाइन के जी आपने एक रूटीन रिक्वेस्ट को उन्होंने कोई सवाल पूछा था, तो कोई टास्क आपसे रिक्वेस्ट की थी और आप उसका जवाब नहीं दे सके, तो वेरी काइंड ऑफ अ रूटीन मैटर। तो डायरेक्ट इसके अंदर अपॉलॉजी यूज की गई है। पहला इनडायरेक्ट था, ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल भी गिवन है कि ये जो नवीद अरशद साहब हैं फ्रेंड्स कॉरपोरेशन के, ये मैंने इनको एक ईमेल लिखी थी, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि हाँ जी आपने ईमेल लिखी थी और कोई काम मुझे कहा था, तो वो मैं काम जो था ईमेल एड्रेस करने में मेरी गलती हो गई है। तो देखो, डायरेक्ट अप्रोच यूज की, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में एग्जैक्टली बता दिया कि हाँ जी इस वजह से नहीं था, मैंने छुट्टी ली हुई थी, मैं नहीं था इसलिए मैं जवाब नहीं दे सका। अब अगर आपका काम ऑलरेडी नहीं हो गया तो मैं 25 तारीख तक आपका काम जो है वो डेफिनेटली कर दूंगा। और ये बताएं कि इज दैट फाइन विद यू, तो वो आगे से वो जवाब मांग रहे थे। आखिरी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वो पब्लिक अपॉलॉजी की बात मैं कर रही थी। मैंने आपको बताया ना कि पब्लिक अपॉलॉजीज के कंपनी से कोई बड़ी मिस्टेक हो गई हो तो उसकी एग्जांपल आपने ये गौर से पढ़नी है। ये एक्चुअल कोई चीज थी जहां पे ये विशाल गार्ग एक कंपनी का सीईओ था सन 2021 में, और इसने अपने क्या किया था कि बहुत ही इंसेंसिटिवली एक अपना जो था ना ले ऑफ्स किया था, फायर किया था अपने स्टाफ को जूम मीटिंग के ऊपर 3 मिनट में। और बहुत बुरी तरह ये काम किया था। ठीक है, आपने किसी को ले ऑफ भी करना है तो आप प्रॉपरली उसका एक लेटर लिखते हो जिसमें आप एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप इनडायरेक्ट मेथड से प्यार से बात करते हो, ऐसे थोड़े कि आप बुलाओ सबको, अपने 900 स्टाफ को बुलाओ, उसे कहो जी जो है ना वो इतने सारे लोग मैंने सबके सामने जो है वो मैंने उनको फारिग कर दिया। तो इस चीज को अब वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अगेन शुरू में ही ऐसी अपॉलॉजीज में उसने उसको रीजन बता दिया। फिर ये भी बता दिया कि जी जो है वो आ, मैंने मेरे से ये गलती हुई, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए, मैंने कम्युनिकेशन में गलती की, और मैंने एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को वर्स ऑफ किया। लेकिन वो इस बात को इसको आपने गौर से पढ़ना है और रीराइट करना है। ये नहीं कहता कि जो मेरा डिसीजन था वो गलत था, उसने कहा जिस तरीके से मैंने किया आई एम सॉरी कि वो गलत था, और इसलिए जो है वो हम आगे हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग गौर से रीड कर ले कि किस तरीके से उसने अपने डिसीजन को किया। और लेकिन जो उसे गलती हुई थी, अगर वो अपने डिसीजन को अंडू यहाँ पे करे तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो नहीं कर सकता तो वो नहीं करे। उसने सिर्फ ये कहा कि